ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है अलजेब्रा। जो बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का पार्ट हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने वो पार्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। ओके, तो जिसको कुछ भी डाउट रहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं मुझको। कुछ भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर मेरा ग्रुप पे ऑलरेडी एडेड है, आप उस पर कुछ भी मैसेज करें। जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। जिनको कुछ प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड डाउट है वो भी पूछ सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी करंट का ही पूछना है, प्रीवियस भी पूछ सकते हो। बिकॉज इस वाले टेस्ट में जो आएगा वो बेसिक मैथमेटिक्स से भी आएगा और कुछ पार्ट प्रीवियस से भी आएगा, तो दोनों चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सी, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने अलजेब्रा का पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हमें ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना है। ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यार ज्योमेट्री से वर्ड ही क्लियर है कि सबसे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं। तो मुझे लगता है पोजीशन के बारे में काफ़ी लोगों को आइडिया होगा। जस्ट हम सिंपल सी बातें करेंगे पोजीशन में, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पोजीशन मतलब क्या है कि आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम दिया होगा, आपको एक्सिसेस दी होंगी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो पोजीशन का हमारा सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि लेट्स से एक पॉइंट ए है और जो कि 2,3 पे है, तो इसका मतलब है इसकी x की वैल्यू 2 है, 1 2, और y की वैल्यू 1 2 3। तो इसकी पोजीशन लोकेट करने का मतलब ये हुआ कि आप x पे 2 अमाउंट जाए, दिस फर्स्ट लेटर बिलोंग्स टू x, दिस सेकंड बिलोंग्स टू y। तो अब x में कितने डिवीजन जाए, 2 डिवीजन, और y में कितने डिवीजन जाए, 3 डिवीजन। तो मैं x में 2 डिवीजन गया और अपसाइड y पे 3 डिवीजन गया, एंड दिस इज अवर पोजीशन। तो ये हमारा पॉइंट है ए, जिसे हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जस्ट एक पोजीशन है कि आप कैसे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन किसी चीज की पोजीशन बता सकते हैं। तो ये हुआ विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं। ये जो पोजीशन हमने बताई है, ये बताइए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये बात बताई है कि ये पोजीशन कैसे डिस्कस करते हैं। लेट्स से अगर हमें कुछ और सिनेरियो चाहिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, नहीं ये हमने डिस्कस किया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। लेट्स से हमें अब डिस्कस करना है विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। क्लियर? तो लेट्स से हमें कुछ दिया हुआ एग्जांपल टाइप में कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और बी की लेट्स से हमने पोजीशन दी हुई है 3,4 विद रेस्पेक्ट टू ए, और ए की पोजीशन है 1,1। तो मतलब किसी के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन बताना है, मतलब क्या बताना होता है, बहुत ही क्लियर है, सिंपल है। आप पहले ड्रॉ कर लीजिए दोनों पॉइंट्स। क्लियर? तो मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया, थोड़ा भाई में ऊपर जाना है, सो ये पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। चले, तो पहला पॉइंट है ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला पॉइंट है ए कहाँ पर है, 1,1 पर, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए। क्लियर? ये पॉइंट है ए। दूसरा है बी। बी कितना है, एक्स पे 3 अमाउंट गया और वाई पे 4 अमाउंट गया है। तो एक्स पे हम 1 2 3 गए, फिर ऊपर गए कहाँ पर, 4 तक वाई में। सो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,4। तो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब है कि यार हमें ये आंसर करनी है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो ये अगर हम देखें तो क्या होगी, तो ये तो यार डायगोनल है ना, किस चीज का डायगोनल है, ये इस वाली डिस्टेंस और इस वाली हाइट का डायगोनल है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर आपको ये पोजीशन चाहिए, ये प्रॉपर ए टू बी की पोजीशन चाहिए, सो बेस्ट वे होता है कि टू गेट द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स आपको चाहिए क्या, पोजीशन ऑफ बी, आपको चाहिए पोजीशन ऑफ बी ए, दैट मीन्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बी माइनस ए।
मतलब पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। और अब याद रखना है कि एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ माइनस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए करेंगे तो 3 - 1 होगा एक्स की पोजीशन, कॉमा 4 - 1 होगी वाई की पोजीशन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 3। तो ये हो जाएगी हमारी पोजीशन ऑफ बी टू ए, मीन्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब अगर आप ये जो बेस है, ये डिस्टेंस है, आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस आपको फील होगी कि ये डिस्टेंस है 2, क्लियर। और ये हाइट फील होगी कि ये हाइट कितनी है 3, क्लियर, बिकॉज दोनों से 1 1 माइनस हो गया है। तो अगर आपको फाइनली लेंथ चाहिए, लाइक लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, मतलब कि कैसे, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √30। तो इस तरीके से हम ए और बी की पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर रेस्पेक्ट में निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है बस, अगर पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में चाहिए। अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चाहिए तो जो गिवन है वही हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली पोजीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि कैसे हमें पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट बात करनी है। तो पोजीशन में कुछ ज़्यादा है नहीं, हम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पोजीशन में। हम अपन सेकंड पार्ट में आते हैं, किसमें, ग्राफ्स में। ओके, सो ग्राफ्स हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स वाला सिनेरियो हम देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ दो टाइप के होते हैं, क्या, एक तो लीनियर ग्राफ होता है और एक कोई कर्व ग्राफ होता है, क्लियर। तो ग्राफ दो टाइप के होते हैं, अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक होता है लीनियर और एक होता है कर्व। तो अगर लीनियर है तो उस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कहीं पे भी लाइंस रहेंगी तो वो अपना स्ट्रेट लाइन का क्राइटेरिया होगा। अगर हम बात करें किनकी, कर्ड की, तो कर्ड में काफी सारे नेम्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कर्ड में एक फेमस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। गुड। सो लेट्स से पैराबोला, फिर बात करते हैं पैराबोला के साथ सर्कल, सर्कल के बाद एलिप्स, और फोर्थ वन इज हाइपरबोला। तो ये कुछ फेमस है जो हमें यूज करने हैं और उनका हमें देखना है कि कैसे इन्हें ड्रॉ करना है और कैसे हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में इधर आपको ग्राफ बनाने को बोल देता है या फिर आपको ग्राफ से डेटा इंटरप्रेट करने को भी बोल देता है। तो हम सारी चीजें देखेंगे कि कब कौन सा ग्राफ किस टाइप का हो सकता है, क्लियर। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार पहले पार्ट से। सबसे पहला हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस स्ट्रेट लाइन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि सपोज ये हमारे एक्सेस हैं एक्स और वाई, और हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मतलब ये क्या है कि ये एक लाइन है जो कि y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट करेगी जिसका अमाउंट कितना है, c होता है। मतलब कि y एक्सिस में कितना कट करेगी, c अमाउंट कट करेगी। ऐसी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है, वेयर m क्या चीज है, देखें। सो वेयर m इज इट्स स्लोप, m इज इट्स स्लोप। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस से। सो m कैसे निकालते हैं, m निकालते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो स्लोप देख लेते हैं। स्लोप इनडायरेक्टली क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड क्या होता है, tan थीटा। सो m इज नथिंग बट tan थीटा। तो हम एंगल अगर पता है कि एक लाइन 30 डिग्री पर है तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, यार उस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्लियर। कैसे, हम एंगल पता है और हम इस फॉर्मेट में उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखें फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कब आपको स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन दिखेगी, तो आपको कब स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन दिखेगी, व्हेन y इज प्रोपोर्शनल टू x। जब आपको y प्रोपोर्शनल टू x टाइप दिखने लगे, मतलब क्या समझ जाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। कहीं पे भी सपोज मैंने दिया y इज इक्वल टू 5x,
बताओ इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन। बस खास बात ये है कि सी क्या होगा, उसमें 0 होगा। सी 0 मतलब कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से बात करनी है तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि क्या इक्वेशन होगी? डायरेक्टली यहाँ से पास होती हुई ये, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी जस्ट y इज इक्वल टू एम एक्स, देर इज नो c। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इक्वेशन कहाँ कट करेगी, कहाँ नहीं कट करेगी, कैसा ग्राफ होगा, ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो फिजिक्स में x और y है ना, ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। x और y क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मतलब एग्जाम्पल वाइज थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या चीजें कैसे चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला प्लॉट द ग्राफ between, let's say, v and t। क्लियर? तो हमें v एंड t के बीच में ग्राफ बनाना है। किसके लिए? देखें, फॉर अ पार्टिकल मूविंग with constant acceleration of 2 meter per second square and starting with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स से वो 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है और कुछ उसकी स्पीड है, उसका हमें ग्राफ बनाना है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो ग्राफ टफ हो जाएगा, बट हम बताते हैं कि कैसे फिजिक्स में अप्रोच करना होता है। आप देखो कि v किस इक्वेशन से निकालते हैं। पहले आप इक्वेशन लिखो। तो हमें पता है कि अगर a कांस्टेंट है तो इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने पढ़ा होगा, 9th में रहती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसे। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें किसके किसके बीच ग्राफ बनाने बोला है? अच्छा, एक चीज याद रखना, ग्राफ हमेशा बोलते हैं y वर्सेस x। y का नेम पहले आता है, ग्राफ हमेशा y वर्सेस x बनाया जाता है। तो बात करें कि पहले v का नेम आया, मतलब ये क्या है? y है, और t क्या बन गया? x। तो कंपेयर कर सकते हैं ना यार, इसे कंपेयर करें। कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कंपेयर करके क्या मिला? m की जगह पर क्या है? a है, मतलब m की जगह पर कितना है? 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, u के जगह पे कितना है? कंपेयर करेंगे तो सॉरी, c की जगह पे क्या है? कंपेयर करें, c इज इक्वल टू क्या है? u, और u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 10। सो c की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो तरीका है कि आपने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की, आपने सिर्फ इक्वेशन देखी और देख के बता दिया, अरे सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो v है वो सिंगल पावर में है और जो t है वो भी सिंगल पावर में है। मतलब कि हमें ड्रॉ करना था v वर्सेस t, और दोनों की पावर क्या थी? सिंगल पावर थी, और दोनों एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। इसका मतलब इनका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो हमने बना दिया, एक्स एक्सिस में क्या है? टी, और वाई एक्सिस में क्या है? वी। क्लियर? और हमने एक लाइन बना दी जो क्या होनी चाहिए? जिसका कुछ स्लोप होना चाहिए। ये देखो प्लस में है, 2 प्लस में है, तो पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप। और u कितना होना चाहिए? 10। 10 मतलब c मतलब 10। c क्या होता है? y एक्सिस में कितना कट करने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ क्या ये लाइन ऐसे जाएगी? गलत, ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ये कट करते हुए जाएगी वाई एक्सिस को। तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से कहीं से जाएगी, और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा होगा। आगे हम पूरा चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स, जिसमें हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बट अभी के लिए हम सिंपल बता सकते हैं कि ग्राफ क्या वर्सेस क्या होगा और कैसा ग्राफ होगा। डन? चले एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, प्लॉट, लेट्स एक एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड ग्राफ। चले, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड ग्राफ बताओ, स्ट्रेट लाइन होगा क्या?
मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले आया, मतलब ये y है और ये x है। हमेशा y वर्सेस x बनाते हैं, तो ये हुआ y और स्पीड हुआ x में। तो बताओ स्पीड मतलब v, क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा? देखें होगा कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी नहीं फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी नहीं स्क्वायर। तो दिख रहा है कि k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कब स्ट्रेट लाइन है कब नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ग्राफ क्या होगा? गलत होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ। अब मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्पीड, ये प्लॉट करना है। तो अभी इसको x में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपका ये y और x में क्या है? स्पीड का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, तो कंपेयर किससे करेंगे? अब ये बनेगा हमारा y और ये पूरा बनेगा क्या? x। तो मतलब ये इक्वेशन क्या लिखी है? ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू 1/2 m इंटू एक्स। सिर्फ ये लिखी हुई है इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही है कि x की जगह स्पीड नहीं लिखना, क्या लिखना है? स्पीड का स्क्वायर। तो इसका मतलब वो जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो जो ग्राफ बना रहे हैं हम, वो किसका है? वो v स्क्वायर वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v स्क्वायर का है। और अगर हम v स्क्वायर को x मान लें और k को काइनेटिक एनर्जी को y, तो देखो इन दोनों में ग्राफ क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। क्या कोई c है क्या यहाँ पर? नहीं। जब कोई c नहीं है तो मतलब ये लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन ओरिजिन से पास होगी। गुड। तो ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास होगी। तो ये एकदम करेक्ट आंसर हुआ कि हाँ, अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर सोच रहे हैं, तो वी स्क्वायर को ही हम x की जगह पर रखेंगे और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन दिख गई, जहाँ पे सी अभी नहीं है। लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछा होता k प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तब गलत हो जाता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो स्ट्रेट लाइन में किसी को कुछ डाउट है? देखें स्ट्रेट लाइन को मैं फिर से दिखाता हूँ। दो बातें फोकस करनी है स्ट्रेट लाइन में। एक तो पूरा ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर c 0 हो जाता है तो लाइन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स। ये दो चीजें ध्यान देनी है। तो अगर c होगा तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर c नहीं है तो ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल पैटर्न है स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन में पक्का किसी को डाउट नहीं है ना? हम नेक्स्ट पार्ट पे देखें। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? पैराबोला। तो नेक्स्ट पार्ट हमें कर्व्स पढ़ने हैं। कर्व्स में हमें नेक्स्ट कर्व पढ़ना है जो वो है पैराबोला। तो लेट्स से सेकंड नंबर देख लेते हैं, पैराबोला। अब देखिए पैराबोला कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो पैराबोला की सबसे पहले पहचान देख लेनी है कि किस तरीके से हम पहचानते हैं। क्लियर? तो पैराबोला कब हो सकता है? तो पैराबोला के लिए हमें जो इक्वेशन ध्यान देनी है वो रहेगी कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? मतलब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर अगर मिल गया आपको कहीं, y और एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि x नहीं मिलना चाहिए, x भी मिल सकता है, मतलब बट स्क्वायर होना कंपलसरी है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट y इज इक्वल टू कुछ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, चलेगा। x भी है, नो प्रॉब्लम, बट एक चीज होनी चाहिए, स्क्वायर जरूर होना चाहिए। अगर केवल x हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बट अगर स्क्वायर है तो वो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा पैराबोला है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब सिर्फ पावर 1 होगा। याद रखना, लीनियर मतलब क्या होगा? मैं यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे कि लीनियर का मतलब मेरा ये है, ग्राफ मतलब हम लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर n। अगर लिख रहे हैं तो याद रखना है कि n इज इक्वल टू अगर 1 है तो ही लीनियर होगा, मतलब y प्रोपोर्शनल टू x है तभी लीनियर होगा। बाकी अगर कुछ और है लाइक एक्स स्क्वायर या कुछ भी डिफरेंट है, तो फिर उसमें क्या रहेगा? डिफरेंट होगा, उसके लिए नॉन लीनियर। क्लियर? ओके, तो वापस आ जाते हैं हम।
बात कर रहे थे हम पैराबोला के लिए कि यार स्क्वायर वाले को ही हम पैराबोला बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ड्रॉ कैसे करते हैं। क्लियर? तो ड्रॉ देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से हमें एक एग्जांपल ड्रॉ करना है। पहला हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू लेट्स से 20 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसे थोड़ा कॉमन सेंस के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर रहेगा। क्या कि जब x 0 रखोगे तब y भी 0 आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। जब x 1 रख दोगे तो y आएगा 20, लेकिन x अगर नेगेटिव में 1 रख दोगे तो तब भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव की जो वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव की भी होंगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें तो पैराबोला कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अगर यही हम 20 नेगेटिव रख देते तो नीचे की तरफ आ जाता। मतलब अगर मैं दूसरा ड्रॉ करना चाहूँ, क्या y इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो के अगर नेगेटिव रख दिया मैंने तो क्या फिगर में बदल जाएगा, चाहे आप पॉजिटिव रखो चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, ऑलवेज नेगेटिव। तो एक्स चाहे जैसा भी रखो ये ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ओके, तो ये पैराबोला हो जाएगा y का इसके साथ। ठीक है, तो ये चीजें हो। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं कि कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम कुछ शिफ्टिंग करा दें, कुछ चेंज करा दें तो फिर क्या होगा। मतलब एक एग्जांपल ये ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या ये पैराबोला है? बिल्कुल है। क्यों? Yes. क्योंकि आप इसे ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर +9 माइनस 6x ऐसा टाइप का आ जाएगा। तो हमें पता है कि देखो एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। बट इसे लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, तो अब देखो कॉमन सेंस से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या अगर x 0 रखोगे तो 0 होगा क्या y? नहीं। देखो y कहाँ पर जाके 0 होगा, तो व्हेन यू विल दिस पुट द वैल्यू x एज 3 तो y क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब देखो x 3 कहाँ पर होगा, x होगा 1 2 3। जब आप x3 ये रख दोगे तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब आपका जो पैराबोला इस बार आएगा वो इस पॉइंट के अबाउट आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ग्राफ शिफ्ट भी हो सकता है, वो हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं वैल्यू कि शिफ्टिंग कितनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं चीज़ों को। क्लियर? तो इस तरीके से अगर मैं अब ड्रॉ करूं, अब आपको पता चल गया होगा फोर्थ नंबर कि अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये बताने के बाद कि यार काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाएगा। तो हमें पता है फॉर्मूला दैट के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इनका ग्राफ बना है तो वी स्क्वायर है और ये है काइनेटिक एनर्जी। सो क्या हो जाएगा, जब v 0 होगा तब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, जैसे v बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा इस तरीके का पैराबोला। तो ये वो तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड ग्राफ ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है बट ये क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला। तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि पैराबोला कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। थोड़ी सी फिर हमने शिफ्ट की भी बात की है, जो इधर उधर वैल्यू डिस्प्लेस हो सकती हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि y-3 कैसे शिफ्ट हो गया है। तो पैराबोला में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा, अगर है तो बता सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। किसी को पैराबोला अंडरस्टैंडिंग में कुछ दिक्कत हो तो बताए। हमने दोनों चीजें डिस्कस की कि कैसे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आएगा और कैसे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी रह सकता है। चलिए थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा सर्कल। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में देखें जैसे पैराबोला में हमें दिख रहा है कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बट सर्कल की खास बात है थोड़ा सा, सर्कल मतलब कि सारी चीजें साथ साथ मूव होने वाली हैं। मतलब देखें क्या कि सर्कल, लेट्स से मुझे ये बनाना है, ये सर्कल बनाना है। जरा फील करें कि इसकी इक्वेशन किस तरीके की होगी, फील करने का ट्राई करना है आप लोग को। सोचो जब आपने x की वैल्यू कुछ ली
जब आपने यहाँ पर रखा क्या, x की वैल्यू कुछ ली, तब y का आंसर क्या था, 0 था। तो मतलब यहाँ पर क्या है, x, 0। तो जब आप x की कुछ वैल्यू रखो और 0 आ जाए, बट आंसर किसके जितना आएगा, रेडियस के जितना। तो ये कंफर्म हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर r ले लूँ तो काम बन जाएगा। समझे क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 3, y की वैल्यू रख दूं 0, तो r का आंसर क्या आ जाएगा, 3। मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 जितनी। अच्छा, इसका उल्टा ट्राई कर लेते हैं, क्या कि x की वैल्यू रख दो 0, y की वैल्यू रख दो 3, तब भी आंसर r का 3 आ जाएगा। तो मतलब ये भी रेडियस जितनी आ जाएगी। सही है। लेकिन दिक्कत तब होगी जब आपने x रख दिया -3। अगर आपने -3 रख दिया तो फिर y 0 होगा, बट रेडियस नेगेटिव आ जाएगी ना। रेडियस ऐसे नेगेटिव जैसे तो डिफाइन नहीं है, मतलब रेडियस एक वैल्यू है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों में स्क्वायर लगा के रखते हैं, जिससे ये वैल्यूज क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो सर्किल की इक्वेशन अगर मैं फाइनली बात करूं तो x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to ओके। तो अगर हम बात करें कि सर्किल की इक्वेशन हमें सिंपल वे में ध्यान देनी है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो वेयर आर इज इट्स रेडियस, so where r is its radius, ये हम बात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कब की है, व्हेन सेंटर ऑफ सर्किल इज एट ओरिजिन, सर्किल इज एट ओरिजिन। अब मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में वो लॉन्ग इक्वेशन की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कुछ लोग को पता होगी कि यार x माइनस कुछ वैल्यू कर दी है हमने, लेट से आपने 3 कर दी है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम r का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है यार, आपको ये सर्किल ड्रॉ करना है। चलिए इसे एज ए एग्जांपल ही देख लेते हैं। अगर आपको एग्जांपल वाइज देखें कि सर्किल हमें ड्रॉ करना है, लेट से ड्रॉ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये ग्राफ हो गया कुछ ऐसा कि ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है और ये सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी होगी, 25 का रूट कितना हुआ, 5। तो ये रेडियस कितनी, आर इज इक्वल टू आ गया 5। ये हुआ पैटर्न। लेकिन अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं जिसमें मैंने लिखा है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेट से 25, तो इसका मतलब समझ जाना है कि कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है, देखें कि मैंने बताया था कि अगर y को 0 रखो तो सिर्फ x आना चाहिए, बट देखो x नहीं आ रहा है y को 0 रखने पे। कब आ रहा है, जब y की वैल्यू क्या रख दें, 2 2 रख दें। तो इससे पता चलता है कि जो सेंटर है वो शिफ्ट हो चुका है कहाँ पर, ये जो वैल्यूज है y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 और x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 1 2 3 पे और y इज इक्वल टू 1 2 पे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट एक सर्किल बनेगा। बिकॉज 5 है रेडियस, 5 की जगह चलो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस वैल्यू को ही इरेज करके लेट्स से 4 कर देते हैं, 4। तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी रेडियस कितनी हो जाएगी 2। सो अब हम डायरेक्टली बनाते हैं 1 2 3 1 2। तो ये हो गई, इसका मतलब सेंटर आ गया इसमें कि कहाँ पर 3, 2 पर ये सेंटर होगा। और अगर सर्किल देख लें तो सर्किल हो जाएगा 2 रेडियस का, मतलब कि इस तरीके से टच होगा। तो इस तरीके से हम सर्किल को देख सकते हैं कि कब कहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती है सर्किल की। ठीक है, एक्स और वाई। तो सर्किल बहुत कम, फिजिक्स में ऐसा सर्किल जल्दी पूछा नहीं जाता है कि सर्किल कहाँ पर होगा। ठीक है, लेट्स से एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। सेपरेटली दे दिया है आपको कुछ, क्लियर। सपोज आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin थीटा और y इज इक्वल टू भी दिया हुआ है 2 cos थीटा। तब बताना है कि ग्राफ कैसा ड्रा होगा। थीटा आपको अपने हिसाब से चूज करना है। सो इन दैट सिनेरियो आपको गेस करना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। देखो, क्या y प्रोपोर्शनल टू x है, क्या नहीं है। क्या y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्या नहीं है। क्या चीज़ यहाँ पर कॉमन है, आप देखें। आप अगर ध्यान दें तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कर दें आप, तो हो जाएगा क्या, 2 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा का स्क्वायर।
तो अगर इन दोनों का स्क्वायर में सॉल्व करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और ये साइन थीटा का स्क्वायर तो ये आएगा 4 कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मतलब कि वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ज हो गई साइन थीटा कॉस थीटा हट गए और आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है ये एक टाइप का सर्किल रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से फिजिक्स में हमें रिलेट करना पड़ता है कि आप स्क्वायर करके देखो आप ऐड करके देखो आप सारी चीजें करके देखो पता चल जाएगा कि ये ग्राफ क्या आने वाला है सर्किल आने वाला है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस ग्राफ को तो ये ग्राफ होगा ओरिजिन पे कितना जो 2 रेडियस है उसका एक सर्किल बन जाएगा ये कितनी होगी ये डिस्टेंस होगी 2 इसका एक सर्किल बन जाएगा अगर हम ये एक्स और वाई लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड कर्व डिस्कस किया वो क्या था सर्किल। अभी थर्ड कर्व बात कर लेते हैं। सो थर्ड कर्व मतलब टोटल ओवरऑल 4th नंबर है क्या हो गया थर्ड है एलिप्स। एलिप्स एलिप्स क्या होता है देखिए एलिप्स कैसे दिखता है तो एलिप्स की बात करें सेम वैसे उसकी भी एक इक्वेशन है उसकी भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। एलिप्स दिखता है थोड़ा कुछ फ्लैट एंड टाइप का सर्किल मतलब ओवल शेप्ड बोल सकते हैं। ओवल शेप से मतलब क्या है कि ओवल शेप का मतलब ये है कि इसकी ये जो ये डिस्टेंस है ये अलग होगी और ये हाइट अलग होगी जबकि सर्किल में दोनों क्या होती हैं सेम होती हैं। तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस ये वाली और ये वाली होती है माइनर एक्सिस। तो अगर मैं ये रेडियस टाइप बोलूँ तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए मतलब क्या है ए इज नथिंग बट सेमी मेजर एक्सिस मतलब जो बड़ी वाली एक्सिस है उसका हाफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये है इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सो सेमी माइनर एक्सिस सो मेजर और माइनर एक्सिस एलिप्स में होती है। तो एलिप्स की इक्वेशन देके कैसे पहचान जाएंगे सो एलिप्स की इक्वेशन देख लेते हैं। एलिप्स में होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व हो क्या आता है 1। इस तरीके से दिखेगी एलिप्स की इक्वेशन। अब आप सोचोगे सर ऐसे तो देखना टफ होगा कहाँ मिलेगी ऐसी इक्वेशन। तो जब हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो जहां पर भी एलिप्स की इक्वेशन आएगी मैं आपको हाँ हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे जहाँ जहाँ पे भी फिजिक्स में एलिप्स की इक्वेशन दिखेगी वहाँ पे मैं बार बार आपको दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे चेक कर सकते हैं। देखो एग्जांपल वाइज देख सकते हैं सपोज x इज इक्वल टू दे दिया मैंने 2 साइन थीटा डन और y इज इक्वल टू दे दिया 3 साइन थीटा। अब बताएं क्या आप इसको सॉरी 3 कॉस थीटा। तो अभी अगर हम बात करें तो आप इसको स्क्वायर करके ऐड नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि ऐड ही नहीं होगा ना सॉल्व ही नहीं होगा 3 और 2 क्योंकि 3 और 2 कॉमन नहीं आएगा। तो इसे सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होगा आप इसे लिख दें x बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब सिर्फ साइन और कॉस थीटा बचा हुआ है तो अभी ऐड कर दें तो बन जाएगा x बाई 2 का स्क्वायर प्लस y बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1। तो इससे पता चल गया कि यार जो ये है x के पास वो है 2 और y के पास कितना है 3। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अब थोड़ा सा उल्टा बनेगा ओवल शेप्ड। कैसा बनेगा अब इस टाइप का बनेगा क्यों क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उल्टा हो गया है x पे जो वैल्यू है वो 2 है ये 2 है और जो y के साथ हाइट है वो बन गई है 3। सो आपको ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करना पता होना चाहिए कि किस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। तो मतलब इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है कि नॉर्मल एलिप्स कैसा होगा। एज पर दिस क्वेश्चन दिख रहा है कि y की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए y वाला तरफ बेंट होगा ये शेप। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं क्या एलिप्स की। यार देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग में कि यार मतलब ये मतलब एलिप्स क्या है कैसा होता है इतना टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ थोड़ा सा इक्वेशन पे ध्यान देना है जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला बोला। फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 2 ही हैं क्या
याद रखना मोस्टली जो पूछी जाएंगी वो दो ही चीजें, क्या, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। पूरी फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ही यूज होता है। बहुत रेयर ही कुछ कुछ प्लेसेस हैं जैसे वेव में जहां पर हमें सर्किल देखने को मिलता है, जहां पर हमें एलिप्स देखने को मिलता है। चले लास्ट बात करते हैं हाइपरबोला की। ओके, सो हाइपरबोला की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। वो कर्व इस तरीके से दिखेंगे। ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किए ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो कर्व है ये दोनों क्या है, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हाइपरबोला की इक्वेशन देखें तो वो बिल्कुल सिमिलर दिखती है, क्या, इलिप्स जैसे ही, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस यहाँ प्लस की जगह हो जाता है माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, ये तो कभी यूज होती ही नहीं है। ये इक्वेशन कभी यूज नहीं होती, मतलब कभी इसका एग्जांपल आपको देखने को बहुत रेयर ही मिलेगा। यूज क्या होती है वो देख लेते हैं हम, क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग याद करो। तो फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीन है, क्या, स्ट्रेट लाइन वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, पैराबोला वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी खास बात क्या है कि ये होता है x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई। बहुत ध्यान दीजिएगा, x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई मतलब इनवर्स रिलेशन होता है, या फिर उल्टा लिख देते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स होता है, या आप लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है कि y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं उसमें था y प्रोपोर्शनल टू x, पैराबोला में तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसमें प्रोपोर्शनल है y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1। ये तीन है जो हमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबको समझ आना चाहिए, ये पॉइंट सबको क्लियर होना है। y प्रोपोर्शनल टू x है तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है मतलब पैराबोला, और y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1 है या 1 बाई एक्स है, तो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला क्लियर। तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है कैसे है, थोड़ा सा समझ लेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा दिखेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा कुछ इस तरीके से, बहुत ही फ्लैट रहता है ये कर्व और इस तरीके से डिक्रीजिंग होता है। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बात करते हैं कि इसको हम ऐसे क्यों ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। वो ये कि आप इनकी जब दो एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगी तो वो दोनों परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, क्या, कि जब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। मतलब सपोज ऐसा है और आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा हमारा इस तरीके का। तो कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा 1 बाई एक्स का बनाना पड़ जाए ग्राफ, तो क्या बनाएंगे 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसा। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 बाई एक्स का सोच रहे हो कि क्या करेंगे क्या करेंगे। अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो ये होगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है मतलब ये होगा, और प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स है मतलब ये होगा इस तरीके से। क्लियर। ये ग्राफ कभी भी एक्सेस को टच नहीं करता, क्यों, क्योंकि अगर आपने x 0 रख लिया तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो इसलिए इनफाइनाइट पे टच करता है। और यहाँ पर अगर आपने इनफाइनाइट रख दिया x तो y क्या होगा, ऑलमोस्ट 0, बट इनफाइनाइट कभी रख नहीं सकते इसलिए 0 को टच नहीं करेगा। तो इसलिए हमने देखा कि ये ग्राफ कहीं पे टच नहीं करता। तो ये हमारा डिस्कशन था किसको लेकर, ज्योमेट्री को लेकर। ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे पे क्या क्या पार्ट पूछे जाते हैं। क्लियर। अच्छा, ज्योमेट्री के साथ साथ एक चीज किसी ने याद नहीं दिलाया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम थोड़ा सा वॉल्यूम, एरिया और ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन पार्ट, वो यार अलजेब्रा का ही पार्ट था, वो पीछे रह गया। तो अभी क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री में ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान देना कि वो अलजेब्रा का पार्ट है जो मेंसुरेशन हमारा बाकी है।
ठीक है, चलो उसे ज्योमेट्री में ही पढ़ लेते हैं, टेंशन नहीं है अपन को। देखो अब हमें कोई इतना फर्क नहीं है, हमें फिजिक्स में यूज देखना है, फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ ज्योमेट्री के अंदर आता है या ग्राफ अलजेब्रा के अंदर है, कैलकुलेशन के अंदर है, तो वो हमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एरिया एंड वॉल्यूम्स की, एरिया एंड वॉल्यूम्स की। सो एरिया एंड वॉल्यूम का डिस्कशन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज में। जैसे हम बात करते हैं, नंबर 1 सबको पता होगा, एक ट्रायंगल की बात करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की अगर बात करें तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का ही एरिया इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट, ऐसा नहीं, आप सारे किसी भी, हर किसी के टाइप का जो ट्रायंगल होगा आप उसका एरिया इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी उसमें डाउट वाली कुछ बात नहीं है। क्लियर, मतलब अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है लेट्स से, तो ये हो जाएगा उसका बेस लेट्स से बी, और ये हो जाएगा हाइट। तो इसका एरिया अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बी इंटू एच, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। बट अगर मैं एक रैंडम सा ट्रायंगल बना दूं और लिख दूं कि यार ये इसका बेस है और ये जो है इसका हाइट है कुछ h, तो अभी भी एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सो ये जो हाफ बेस इनटू हाइट है, आपको बेस और हाइट सही से पिक करना आना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो मुझे लगता है ट्रायंगल में किसी को डाउट नहीं है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो क्या होता अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, तो लिख लेते हैं यार, वैसे सेपरेट इसको करने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स से चलो कर लेते हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो होता क्या है कि यार इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें खास बात ये पता होती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर सेम। क्लियर, तो मान लेते हैं ये एल है अगर, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ये साइड भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। देन दूसरी प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि ये जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो अब अगर आपको हाइट निकालनी है तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं हाइट। क्लियर, सो हाइट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, देख लो, हाइट पता है और डायगोनल पता है। डायगोनल मतलब कौन सा थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं इसमें, समझ आया। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज एल। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू एच अपॉन एल। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं कि जो एच होता है वो होता है √3/2 एल। तो यहाँ से हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू एल ये याद कर सकते हैं। ये आप लोग यार याद कर लो, ये बहुत काम आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे होती है। अब अपन को निकालना था एरिया। सो एरिया तो अब सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। सो हाफ बेस मतलब कितना था, एल, और हाइट कितनी थी, √3/2 एल। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एरिया हो जाएगा √3/4 एल²। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कैसे निकालते हैं। और एक अच्छा हुआ कि आपने पूछा, इससे बेटर ये है कि आप हर टाइप के ट्रायंगल में अगर एंगल वगैरह दिया है, लेट्स से ये एंगल दिया होता और हाइट नहीं दी होती तो हम ऐसे थीटा करके निकाल लेते कुछ ना कुछ वैल्यू से। तो इस तरीके से हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये अच्छा थॉट था, सबको ध्यान देना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने कैसे सॉल्विंग की है वो इम्पोर्टेंट है। किसी को सॉल्विंग में डाउट हुआ हो तो बताएं। हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, हमने ये ट्रायंगल एच और एल उसमें यूज किया साइन थीटा परपेंडिकुलर और डायगोनल वाला। ठीक है, तो मुझे लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोई डाउट नहीं है। चलो तो दूसरा बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल एकदम बहुत ही सिंपल ही है। क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, मतलब
जिसमें कुछ डिफरेंट लेंथ होती है, मान लो L और ये हाइट है कुछ B। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी टाइप का। तो एरिया होता है L इंटू बी टाइप का। क्लियर? लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्या, डायगोनल, कि रेक्टेंगल का डायगोनल कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए। चले थर्ड बात करते हैं। आपको यहीं पे ये सीखते जाना है कि अगर रेक्टेंगल में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं हमसे। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर बात करें, ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में दोनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, मतलब एल टाइप ही होती हैं। तो मान लेते हैं वो साइड क्या है, कुछ ए है, क्योंकि यूजुअली ए ही दिया जाता है अधिकतर। ये बी साइड क्या है, ए है। तो अगर ऐसे केस में हम बात करें एरिया की, तो एरिया ए इंटू ये भी हाइट क्या है ए, तो ए इंटू ए मतलब एरिया क्या हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है मैंने बताया डायगोनल। डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए, रूट टू साइड्स। ओके, तो रूट टू इंटू ए हो जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, रूट टू ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा। तो अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ साइड, दैट इज ए। क्लियर? अच्छा यार, फिजिक्स में इसके डायगोनल के साथ साथ कभी कभी सेमी डायगोनल की भी जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं एकदम क्या करते हैं, इसको जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर पे जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो एकदम हाफ मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द डायगोनल भी कई बार पूछा जाता है, मतलब ये वाली लेंथ डायगोनल का हाफ भी पूछा जाता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम उसको भी लिख देते हैं, हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल। अच्छा, ये आप फाइंड भी कर सकते हो, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, रूट टू इंटू ए का आपने 1/2 कर दिया। अभी क्या है कि 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं ना। सो एक रूट टू क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, मतलब रूट टू इंटू ए, और 2 को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो वापस से 2 आ जाता है, और एक रूट टू कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ए बाई रूट टू। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पूरा डायगोनल है रूट टू टाइम्स ए, और हाफ ऑफ द डायगोनल और सेमी डायगोनल जो है वो होगा ए रूट टू टाइम्स। तो इसको जस्ट एज एन इंटरप्रिटेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। ओके, फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा 3D ऑब्जेक्ट्स की। सो फोर्थ बात कर लेते हैं थोड़े से 3D ऑब्जेक्ट की, जैसे 3D में क्यूब, क्यूब की बात करते हैं। क्यूब, तो क्यूब में अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम एक क्यूब को ड्रॉ करेंगे तो क्यूब में टोटल फेसेस हमें ध्यान देने पड़ेंगे कि सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो जैसे इसका ये बॉटम है, ये क्या होगा, एक स्क्वायर प्लेट होगा। इसके अगर हम साइड फेस की बात करेंगे, साइड, तो ये जो साइड फेस है ये भी क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर होगा। तो सारे फेसेस क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। तो अगर क्यूब में आप पूरा देखना चाहते हैं एरिया, तो रियल में एरिया एक प्लेट की नहीं होती, कितनी प्लेट होती हैं, 6 प्लेट होती हैं। तो इस एरिया को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया का नेम हम बोल देते हैं सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में कितनी है, 6 प्लेट्स हैं, 6 स्क्वायर प्लेट्स हैं, 6 स्क्वायर प्लेट्स। तो एक क्यूब 6 स्क्वायर प्लेट से मिलकर बनता है। तो अगर आपसे कभी एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ क्यूब। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ अ क्यूब डिस्कस कर सकते हैं कि क्यूब का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं कि क्यूब में वॉल्यूम भी पूछा जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि हम दोनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज 2D ऑब्जेक्ट्स थे इसलिए हमने वॉल्यूम की बात नहीं की थी। अब 3D ऑब्जेक्ट है तो उनके एरिया को हम सरफेस एरिया बोलेंगे, और उनके वॉल्यूम के भी फॉर्मूले देखेंगे। तो इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्लियर?
और इसमें देखें तो लेंथ विड्थ हाइट सारी चीजें क्या है, सेम है। मतलब ये अगर ए है, L cube. ये भी ए है, और ये भी ए है। मतलब सारी चीजें लेंथ अगर ए है तो इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। सो v इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। सो इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। डायगोनल, तो इसका डायगोनल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डायगोनल कैसा होगा। कौन बता सकता है, किसी को ऑलरेडी पता है क्यूब का डायगोनल? L√3 ओके वेरी गुड, ठीक है, पता है आई गेस काफी लोग को। जो डायगोनल होता है क्यूब का वो होता है L√3। अब फील करते हैं कि यार क्यूब के डायगोनल से मतलब क्या होगा। क्यूब के डायगोनल से हमारा फीलिंग है कि इस वाले कॉर्नर से लेके अपोजिट कॉर्नर यहाँ तक जो डायगोनल जाएगा वो। क्लियर, ये हुआ क्यूब का डायगोनल। इस रेड वाले को हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये है डायगोनल। अच्छा, अगर ये डायगोनल है तो देखें ये किस ट्रायंगल में होगा। तो ये बेटा इस सरफेस के बॉटम, ये एक बॉटम है और ये उसका एक परपेंडिकुलर वॉल है। तो इस तरीके से एक इस ट्रायंगल का ये पार्ट है। तो मतलब देखो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर हम बात करें डायगोनल को, तो डायगोनल एक ट्रायंगल का पार्ट है जिसमें बेस जो है वो एक स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू ए, और हाइट क्या है ए। ये है हमारा ओरिजिनल डायगोनल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर क्यूब में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डायगोनल चेक करना है तो वो रियल में किस ट्रायंगल का पार्ट होता है, वो एक डायगोनल के प्लेन का पार्ट होता है। मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल उसका बेस बन जाता है, हाइट उसकी हाइट रहती ही है। तो डायगोनल हम पाइथागोरस से निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, √2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सो टोटल हमारा कितना हो जाता है, √2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर हो जाता है हमारे पास। और a बाहर आ जाता है, √3 अंदर रह जाता है। तो इसका मतलब इसका डायगोनल जो होगा वो होगा a√3 टाइम्स। तो ये चीज हमने यहाँ पे फील की कि स्क्वायर को लेके हमें, सॉरी क्यूब को लेके हमें कैसे तीनों चीजें डिस्कस करना है। हमें एरिया डिस्कस करना है और हमें बाकी सारी चीजें डायगोनल वगैरह कैसे डिस्कस करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फोर्थ हो गया, क्यूब हो गया। लेट्स से फिफ्थ नंबर, सिलेंडर। एक सिलेंडर की बात कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल में कैसे शेप में डिफरेंस आने वाला है। तो अगर एक सिलेंडर की बात करें, मतलब क्या होगा, सिलेंडर कैसा दिखेगा, एक ऐसा सर्कुलर रिंग होगा और स्ट्रेट यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक सिलेंडर। ठीक है, ओके, चले तो इसमें हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे सब लोग। सबसे पहले इस सिलेंडर की एक होगी रेडियस, तो ये होगी कुछ r, डन। फिर होगी इस सिलेंडर की एक हाइट, तो ये हो जाएगी इसकी h। ओके, अब देखना ये है कि सिलेंड्रिकल में सरफेस कहाँ कहाँ पर है। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल में सरफेस की बात करूँ तो देखो सरफेस है ये पूरा सरफेस, और ये सरफेस कहाँ तक एक्सटेंडेड है, पूरा बॉटम तक एक्सटेंडेड है ये सरफेस। तो अगर हम बात करें प्रॉपरली कि क्या क्या वैल्यूज हैं, तो पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किस फॉर्मेट में है, एक 2πr की जो एक रिंग है उसका पूरा एरिया बॉटम हाइट तक जाने का, या सो क्या हो जाएगा 2πr दिस इनटू h। ये हो जाएगा हमारा उसका सरफेस एरिया की 2πr की एक रिंग है और इनटू h हाइट तक वो गई है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कर्व्ड एरिया। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो सिलेंडर में ये फेस भी तो होगा ना। क्लियर, तो ये याद रखना है कि सरफेस एरिया में ये हो गया प्लस दो हमारे पास क्या होंगे, दो प्लेट होंगी ऊपर, सर्कुलर प्लेट, तो वो क्या हो जाएंगी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आर चलो स्मॉल आर लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमें स्मॉल आर। तो हमारे पास इसका मतलब समझ में आया, 2πr इंटू एच हो गया कर्ड वाला पार्ट, और दो स्क्वायर की प्लेट होंगी जिनका πr स्क्वायर। ये हुआ टोटल सरफेस एरिया, ये हुआ टोटल सरफेस एरिया। बट यूजुअली एग्जाम में हॉलो सिलेंडर दिया होता है। अगर हॉलो होगा तो ये सर्किल वाले पार्ट नहीं होंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, कर्ड सरफेस एरिया। क्लियर, तो अगर हम इसके बाद कर्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्ड सरफेस एरिया,
मतलब सिलेंडर का जो पार्ट कर्ड है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो होगा 2πr/h। सिंपल। तो अगर कभी सिर्फ एरिया बोला जाए मतलब समझ जाना है कि कर्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है, हॉलो पार्ट का पूछा हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं यार वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम मतलब वही कि इस एरिया को ऊपर तक एक्सटेंड करना है। पहले क्या था, हमने सरकमफ्रेंस को पूरा हाइट तक एक्सटेंड किया था तो हमें आउटर एरिया आया था। अब अगर हम अंदर के एरिया को ऊपर हाइट तक लेके जाएंगे तो पूरे अंदर का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब हम πr² को अगर h हाइट तक लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम, मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा πr² इंटू h। ये आप लोग को याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है 2πrh और वॉल्यूम हो जाता है πr² इंटू h। अब इसमें कुछ डायगोनल वगैरह की तो कोई बात नहीं है क्योंकि पूरा कर्व्ड सरफेस ही है, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। चलिए फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर, अब स्फीयर को यार देखो 3D में तो नहीं बना पाएंगे, तो सर्किल जैसा ही मैंने बना दिया है कि यार यही एक हमारा स्फीयर है। तो आपको स्फीयर के लिए डायरेक्टली याद रखना है कि अगर ये r रेडियस का स्फीयर है तो इसमें क्या क्या चीज़ें पता है। तो इसमें हमें पता है एरिया, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, वो होता है 4πr²। तो ये आपको याद रखना है कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/πr²। तो ये दोनों फॉर्मूले यार आपको याद रखना है, बहुत काम आते हैं, बहुत जगह पे स्फीयर और ये सारे ऑब्जेक्ट यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये पूरे पार्ट थे जो हमने डिस्कस किए, क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का किस तरीके से एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ, हाइट, ये सारी चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, सब लोग एक बार देख लें और याद करते जाएं, जिन्हें ऑलरेडी याद है अच्छी बात है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ डाउट होता है तो बीच में पूछते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एरिया रेक्टेंगल के बारे में। देखें, कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हैं।
ओके, तो 6 हमने स्फेयर डिस्कस कर लिया, एक हमारा रह गया है, एक शायद 7 कोन भी डिस्कस कर लेते हैं। कोन, ठीक है, तो कोन के बारे में देखें। कोन ओके, तो अगर हम कोन के बारे में बात करें कि यार लेट्स से एक सॉलिड कोन है और हमें इसमें से बाकी सारी वैल्यूज देखनी है, तो दो चीज़ें यार, एक तो होगी इसकी रेडियस, मतलब बॉटम की रेडियस कितनी है, और एक होगी इसकी हाइट, ये हाइट कितनी है, ठीक है, h। और इन दोनों के टर्म्स में ही हमसे पूछा जाता है कि कोन का बाकी डिटेलिंग क्या रहेगा। कोन का हाइट पता है, कोन का रेडियस पता है। तो एक चीज पहले कोन में हम ये निकाल सकते हैं, ये स्लैंट है इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोन में एक चीज हम खुद से निकाल सकते हैं, स्लैंट लेंथ अगर निकालनी है तो स्लैंट लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। स्लैंट लेंथ क्या है, L। L इज इक्वल टू सिंपल है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है। ये सिंपल दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस पे भी, कोन पे भी जो होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये सर्कुलर वाला पार्ट। तो अगर हम बात करें तो ये जो सर्कल वाला सरफेस एरिया है, ये वाला, ये हम देखेंगे इसका। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो हो जाता है हमारा पाई r इंटू एल। एल क्या है, स्लैंट हाइट है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल टाइप पे। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो कोन का भी फॉर्मूला आपको दोनों ही याद रखने हैं, कोन की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, देखें तो हेमिस्फीयर मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यार हेमिस्फीयर मतलब क्या होगा, स्फीयर का आधा, स्फीयर का हाफ पार्ट। तो अगर स्फीयर का सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का कितना होगा, 4 की जगह क्या यूज हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका थ्री वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। सो टू बाई 4/3 थ्री की जगह 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। तो इसलिए हेमिस्फीयर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है जस्ट डिटेल हाफ हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था जो हमने ज्योमेट्री में जो अलजेब्रा का पार्ट रह गया था वो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। तो ये मान के चलिए जो बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए थी हमें फिजिक्स के लिए वो 50% हो गया है। 50% हो गया, मतलब बस इतना ही डिटेल चाहिए होती है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है, थोड़ी सी ज्योमेट्री और थोड़ी सी अलजेब्रा। बट एक और बुक है जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जिसकी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, क्लियर। तो वो बुक का मतलब बुक का नेम है जो वो है कैलकुलस, ठीक है। सो कैलकुलस की अगर हम बात करें, कैलकुलस है क्या, कैलकुलस है क्या, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अब मैथ की लास्ट जो ब्रांच है जो हमारे फिजिक्स में यूज होने वाली है वो ब्रांच है कैलकुलस, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलस में हमें क्या रीड करना है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कैलकुलस में, ठीक है। चले, तो कैलकुलस में जो सबसे पहले हमें एक चीज हमें डिस्कस करनी है कैलकुलस में, वो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, कोई बता सकता है डिफरेंशिएशन होता क्या है एग्जैक्टली किसी को ऑलरेडी पता है क्या डिफरेंशिएशन? नहीं, कोई बताए, हाँ एक्सप्लेन करें, मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन यहाँ पे। और कि जिसको ऑलरेडी पता है डिफरेंशिएशन के बारे में वो कुछ बताए थोड़ा सा। तो डिफरेंशिएशन हमें सबसे पहले सीखना है। हाँ कोई सर बोल वो सकता है, डी बताइए। क्यू माइनस टी टी वही है ना? हाँ वही डी क्यू माइनस टी टी, वो वही है, कुछ और मतलब बेसिक। अच्छा चलो, एग्जाम्पल के थ्रू ही चीजें हम थोड़ी सी समझ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं बेटा, प्लस क्या होता है, प्लस कोई बताए, एक्सप्लेन करे व्हाट इज प्लस। सपोज एकदम कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कुछ और आपको उसे बताना है प्लस, प्लस क्या होता है, कोई स्टूडेंट
ट्राई करें. व्हाट इज प्लस? 2 नंबर का एडिशन. 2 नंबर का एडिशन. ये तो एक नया नेम हो गया है एडिशन. आई डोंट नो व्हाट एडिशन इज. डायरेक्शन. डायरेक्शन? नहीं नहीं नहीं, मैं सिंपल मैथ वाले प्लस की बात कर रहा हूँ यार. 2 + 3 = 5 वाले प्लस की. आई It वांट is a sign. व्हाट इज प्लस. पॉजिटिव. जोड़ना. साइन. It is a type of sign. साइन है. टाइप ऑफ साइन. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ साइन. नहीं मतलब आप सोचो, लेट से आप फील करो कि एक एकदम छोटा सा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता है, मतलब बिल्कुल जस्ट अभी प्ले ग्रुप में है. उसको आपको समझाना है कि यार ये प्लस है क्या, व्हाट इट इज, व्हाट उसको इट बड़ा इज. होने तो फिर पता थी. ये अच्छा था. हाँ? तो मतलब ऐसा करो, तुम लोग पहले इंजीनियरिंग कर लो, फिर मैं तुम लोग को फिजिक्स सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन. वो 2 ऑप्शन नंबर नहीं को था मिलाना. यार. वो ऑप्शन नहीं है. ट्राई करें, लेट्स से देखते हैं क्या कोई मतलब एग्जांपल के थ्रू, कोई एक एग्जांपल के थ्रू सुनो. अगर मैं बोलूं कि फिंगर्स ऐसे काउंट प्लस को कर. एक्सप्लेन करो, ऐसे प्लस को एक्सप्लेन करो, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे. बेस्ट मेथड होता है विद एन एग्जांपल कुछ एक्सप्लेन करें कि ये प्लस क्या होता है. कोई अटेम्प्ट करे, ट्राई करे विद एन एग्जांपल. कोई एग्जांपल ट्राई करे प्लस क्या है. चलो अच्छा, एग्जांपल वाइज अगर बात करें तो एग्जांपल प्लस का एक बात करें तो प्लस को ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ विदाउट अ रियलिस्टिक एग्जांपल. मीनिंग सपोज मैंने उसे कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया, मतलब इतना छोटा पर्सन है, सपोज उसे दिख रहा है कि उसके पास एक बिस्किट है. आपने उसे एक और बिस्किट दे दिया, एक और बिस्किट दे दिया. अब वो जो अमाउंट बढ़ के हो गया, अब जो वो अमाउंट बढ़ के हो गया, वो बढ़ के कैलकुलेट करने वाला जो ऑपरेटर है उसको हम प्लस कंसिडर कर रहे होते हैं. तो अगर मैं ऐसे प्लस की डेफिनेशन बोलूंगा तो कोई नहीं बता पाएगा, और ऐसी कुछ होती भी नहीं है. तो सेम चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, क्या कि डिफरेंशिएशन की ऐसे डेफिनेशन देना मतलब जरूरत ही नहीं है उस चीज की कि आप डेफिनेशन पे डीप जाएं, वो बिना मतलब कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा. आपको ये समझना है कि ये एक टाइप का क्या है, ऑपरेटर है. अच्छा, ऑपरेटर का मतलब क्या है. ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि यार सपोज लिखा है 2 + 3. अब आपको तुरंत दिमाग में गया सर आंसर तो 5 आएगा. वो कैसे पता चल गया? क्योंकि आपको पता है कि इसे कैसे हैंडल करना है. सेम चीज होता है डिफरेंशिएशन. मैंने बोला x² और मैंने कुछ तो मैथ लगाई और आंसर आ गया 2x. ठीक है, तो इसका मतलब समझना है कि यहाँ पर कोई तो ऑपरेटर आया. वो ऑपरेटर क्या है? लेट्स से डिफरेंशिएशन. क्लियर? तो जो आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यार 2 था और सोचो आंसर आ गया क्या 3. तो आपने तुरंत बोला सर एक ऑपरेटर आया जिसने +1 ऐड किया. ऐड एक ऑपरेटर आया, समेशन एक ऑपरेटर आया. तो वैसे यहाँ पर एक ऑपरेटर आएगा डिफरेंशिएशन, जो x² को क्या बना देगा 2x. तो हमें वही रूल देखने हैं कि डिफरेंशिएशन के क्या रूल होते हैं और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज देखनी है. चले तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो डिफरेंशिएशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे d/d से रिप्रेजेंट करते हैं. d/d. अच्छा, अच्छी बात यह है कि सिंपली ये कभी भी d/d लिखा नहीं होता है, नीचे इस d के साथ कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है. मतलब जैसे मैंने बात की कि यार 2 प्लस का कुछ मतलब नहीं है जब तक कि आप दूसरा एक ऑब्जेक्ट नहीं लेके आओगे और फाइनल ऐड नहीं करेंगे. इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है जब तक आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है. तो इस पूरे डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं d/dx की तरह, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे yz कुछ भी. ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? अगर कहीं पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से d/dx ऑफ y लिखा हुआ है, तो हम इसे सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y को ऊपर d के साथ लिख लें. क्योंकि आपको ये पता होगा कि 2/3 × x लिखा हुआ है, इसका मतलब x का न्यूमरेटर में है, 2x/3 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब हम इसे लिख देंगे किस तरीके से, dy/dx से. इसका मीनिंग क्या है, इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे रीड करेंगे. इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, it is differentiation of y
with respect to x, with respect to x, ये तरीका है। सो ये वो पार्ट है कि इसको रीड कैसे करते हैं और इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब है इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब अगर मैं कहीं पे लिख दूं डी एस अपॉन डी टी, तो इसको क्या रीड करेंगे, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेटर को रीड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। क्लियर। अब इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो जो डी एक्स होता है, ये जो डी एक्स है यहाँ पे, डी एक्स मतलब होता है इट इज अ स्मॉल चेंज इन एक्स। मतलब ये जो स्मॉल डी है, ये जो डिफरेंशिएशन का टर्म है, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स। क्लियर। और जब हम फाइंड करते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब हो जाता है कि डी वाई मतलब स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका पूरे का मतलब हो जाता है, मैं इसे फुल रीड करके बोलता हूँ, ये हो जाएगा स्मॉल चेंज इन y with respect to small change in x, small change in x। तो ये डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग है जो मैं आपको बोल रहा था कि ये ऑपरेटर तो आप समझ गए। ऑपरेटर फिर से मैं बता रहा हूँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डी बाई डी से, बट कभी भी अकेले डी बाई डी नहीं आता, कोई ना कोई नंबर के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, तो हमने यूज कर दिया लेट से एक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया कुछ वाई, तो इसका मतलब हुआ कि वाई को हम साथ में ऊपर लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं इसे। तो इसका मतलब होता है कि हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे, वाई का कर रहे थे, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन, बट मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या है, फीलिंग क्या है, वो समझना है। इसका फीलिंग है कि डी मतलब फिजिक्स में डेल्टा मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज। सो फिजिक्स में डेल्टा मतलब होता है लार्ज चेंज, लार्ज चेंज। लार्ज का मतलब होता है थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज, और डी का मतलब होता है फिजिक्स में दिस स्मॉल डी, मतलब अकेले डेंसिटी नहीं, ऑपरेटर जब एज अ ऑपरेटर यूज होता है तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। सो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। मतलब अगर हम बात करें तो इन दोनों का बेसिक फीलिंग क्या है, अगर इन दोनों की बेसिक फीलिंग की बात करें तो इन दोनों की बेसिक फीलिंग है, किसी ऑपरेटर के साथ इसको फील करेंगे। सो डेल्टा एक्स अगर लिखा है तो उसका मतलब है लार्ज चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज भी बोल सकते हैं, लार्ज चेंज और सिग्निफिकेंट चेंज। और डी एक्स लिखा हुआ है उसका मतलब है स्मॉल चेंज। तो ये बेसिक फीलिंग थी कहने की कि इनका मतलब क्या है, एक्स की जगह टी ले लेते हैं। डेल्टा टी का मतलब है कि लार्ज चेंज, लार्ज टाइम चेंज, और डी टी का मतलब है स्मॉल टाइम इंटरवल। तो लार्ज चेंज का मतलब हो जाएगा लार्ज टाइम इंटरवल, और ये हो जाएगा स्मॉल चेंज और स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो इस तरीके से हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या था, पर्पस क्या था वो। अभी बात कर लेते हैं कि डी का फीलिंग तो समझ में आया कि ये शॉर्ट चेंज है। अब इसे थोड़ा सा और ग्राफ में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें, सपोज मैंने ग्राफ बनाया है इस तरीके का रैंडम, क्लियर, और मुझे इस ग्राफ का मुझे चाहिए, पहले एक स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स से स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। मुझे देखना है कि व्हाट इज इट्स dy by dx, मतलब व्हेन आई चेंज x हाउ मच द y विल चेंज। क्लियर। इसका सिंपल मीनिंग है व्हेन आई चेंज x विद सम अमाउंट हाउ मच y विल चेंज। तो देखना इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x को मैंने इतना चेंज किया है तो y कितना चेंज हो रहा है। डन, उन दोनों का रेशियो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर x मैंने इतना चेंज किया तो y कितना हाइट एक्स्ट्रा आ गया।
x को इतना चेंज किया, y कितना हाइट एक्स्ट्रा आ गया। तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो बिल्कुल tan थीटा जैसी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है y की और ये वैल्यू आ रही है x की, तो मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है, ये है tan थीटा। और इन अदर वर्ड्स ग्राफ में ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो रियल में अगर आपको एग्जाम में बोलते हैं कि बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ दिस मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन, तो मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, चले कर्व में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कर्व में इसका क्या यूज है डिफरेंशिएशन का। सपोज ये एक रैंडम कर्व है, तो अगर आप रैंडम कर्व पे कहीं पे देखोगे कि लेट्स से x इतना आया तो y कितना गया, तो ये तो यहाँ का आंसर होगा ना। लेकिन अगर आप यही चीज यहाँ पर देखोगे कि यार x में इतना गया, y में तो बहुत थोड़ा ही गया, मतलब यहाँ पर तो स्लोप बहुत कम है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप x की वैल्यू बड़ी सी ले लो, सोचो आपने x की वैल्यू इतनी बड़ी ले ली और y की वैल्यू इतनी बड़ी ले ली, तो आंसर तो एकदम अलग आ जाएगा ना, आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर, मतलब ये क्या होगा, गलत आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इस कर्व का स्लोप हर जगह पर बदल रहा है, इसलिए हम सिंपली x बाई वाई नहीं कर सकते हैं। मतलब हम इसके स्लोप के लिए, इस कर्व के स्लोप के लिए सिंपली, ये मैं बोल रहा हूँ ये y है और ये x है, सिंपली y बाई x नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फिर तो आंसर ये आ जाएगा ना, जबकि इसका स्लोप देखो हर पॉइंट पे बदल रहा है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पे अलग है, पॉइंट नंबर 2 पे और बेंट हो गया है। तो इसका मतलब हमें ये जो x और y लेने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्मॉल इंटरवल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इंटरवल should be small। क्लियर, सो इंटरवल अगर स्मॉल होंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्लोप क्या होता है, dx बाई dy होता है। तो ये हमने यहाँ से प्रूव करने का ट्राई किया है कि स्लोप इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो ये हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि स्लोप इज नथिंग बट dy बाई dx, इट इज डिफरेंशिएशन। क्लियर, और वो हर जगह पर वेरी करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से। तो ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फीलिंग आपको समझा सकूं, क्या डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या है और कब हमें इसकी पॉइंट पड़ेगी, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखें एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या, सपोज आप देखें, सपोज एक ऑब्जेक्ट है या लेट्स से एक पॉइंट है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से थोड़ा इस करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है, पहले वो ट्रेवल किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, डन। आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड बढ़ गई और अब हो गई वो 40 मीटर पर सेकंड। लेट से फिर थोड़ी देर बाद बढ़ गई और हो गई 60 मीटर पर सेकंड। क्लियर, एक तो ये क्राइटेरिया हुआ। तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हमें स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और मैंने आपसे पूछा कि बताओ आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड कितनी है, जब वो यहाँ पर था तो आपने बताया कि सर उसकी स्पीड कितनी है, 40 है। सोचो जब मैंने पूछा यहाँ पर तो बताया आपने सर इसकी स्पीड 60 है। लेकिन अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ तक की डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम करोगे, तो ये आ जाएगी क्या, एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड एक अलग चीज हो गई और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक अलग चीज हो गई। मतलब अगर हम बताएं कि हमें कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड चेक करनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखें सोचो स्पीड यहाँ पर ए पर था और ये पॉइंट था बी, यहाँ पर स्पीड कंटिन्यूअसली लेट से ऐसे चेंज हो रही है और मैंने आपसे पूछा बताओ 1 सेकंड पे कितनी होगी स्पीड, स्पीड तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, बट डिस्टेंस क्या यूज करोगे, अगर आपने ये डिस्टेंस यूज कर ली तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, तो फिर डिस्टेंस क्या यूज करेंगे। तो अगर आपको कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस तो चाहिए बट आप बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी डिस्टेंस लेके आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। और छोटी सी डिस्टेंस मतलब समझ गए, डी एस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन डी टी। तो आपने छोटी सी डिस्टेंस चेक की और छोटा सा टाइम ले लिया कि इस समय एक स्मॉल टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली,
और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर देंगे कि यार इस समय इसकी स्पीड कितनी थी, इतनी थी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज स्पीड अगर उसकी 40 थी तो मैंने चेक किया कि यार 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी स्पीड निकाल दी। क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम ले लेता तो पता चला 1 सेकेंड बाद तो उसकी स्पीड चेंज हो चुकी थी ना। तो इस तरीके से पता चलता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है, डिफरेंशिएशन से निकलती है। तो ये वो चीज था जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको ये फील दिलाने का कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन है क्या और उसका यूज कितना है। तो जहां कहीं पर भी छोटे से इंटरवल की बात आएगी वो समझ जाना कि क्या सॉल्व करना है आपको, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्लियर। अब हम काम की बात पे आते हैं। क्या कि सर आपने कहानी तो बहुत सुना दी कि ये डिफरेंशिएशन ये होता है वो होता है, सॉल्व कैसे करना है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 2+3, अब मैं आपको बता रहा हूँ यार 2 ऐसा होता है, 2 रेड कलर से दिखता है, 2 ब्लू कलर से दिखता है, ये उसकी स्टोरी हो गई, कहानी हो गई। काम की बात ये है कि जब मैं 2 और 3 के बीच में ये सिंबल लगा दूंगा तो आंसर 5 आएगा। जब मैं 2 और 3 के बीच में ये सिंबल लगा दूंगा तो आंसर आएगा 6। तो आपको सिंबल के रूल सिखाने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं आपको ये रूल सिखाऊंगा कि जब ये डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो होगा क्या। डन। तो बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रूल्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स हैं, हम थोड़ा सा एक एक करके बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन का सबसे फर्स्ट रूल है क्या कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज, कि चेक करो कि y कितना चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करता हूं, एक कांस्टेंट नंबर का, तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा, बिकॉज कांस्टेंट मीन्स it is not changing with respect to x। मतलब कांस्टेंट का मतलब यही है कि x के चेंज होने से y कितना चेंज होगा। तो बेटा y जब कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा चेंज का 0। तो ये सबसे पहला बेसिक रूल है कि अगर एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएशन हमें एक ऐसे नंबर का करना है जिसमें x टू द पावर n है, मतलब हमें x का डिफरेंशिएशन करना है बट वो क्या है x टू द पावर n है। तो रूल होता है डिफरेंशिएशन का कि ये जो पावर है ये बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो nx n minus 1 या ठीक है। चले तो ये मैं पहले लिख देता हूँ, n हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है इनटू x की पावर 1 रिड्यूस हो जाती है, मतलब हो जाती है n-1। तो ये रूल बन जाता है हमारा सेकंड रूल कि डिफरेंशिएशन में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या कि अगर कभी भी x टू द पावर n आता है तो हमें उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पावर पहले और n-1 कर देते हैं। तो इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, बेटर रहेगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, x टू द पावर 5 का। तो आंसर कैसे निकालेंगे, 5 बाहर आ जाएगा 5x4 x और 1 पावर रिड्यूस हो जाएगी तो वो पावर हो जाएगी 4। क्लियर। तो इस तरीके से हम एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स देख रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा देख लेते हैं, सपोज x क्यूब है, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा एंड पावर विल रिड्यूस बाई 1, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ओके। थर्ड बात कर लेते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन किसका करना है, लेट्स से एक्स स्क्वायर का करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और x 2-1 मतलब पावर क्या बचेगी 1। और आपको पता है 1 पावर लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज 2x। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यार, ये मैं मार्क करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ती है। एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2 बाहर आएगा और पावर 1 कम होगी तो 2-1 कितना बचेगा 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट 2x। लेट्स से अगर x को डिफरेंशिएट करें तो बड़ी सोचने वाली बात है कि 0 अगर x के रेस्पेक्ट में x को चेंज करना है तो देखें पावर कितनी है अभी 1, तो x टू द पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1,
तो 1 बाहर आ जाएगा एंड पावर विल रिड्यूस बाई 1, सो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, x टू द पावर 0। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, किसी भी नंबर पे 0 पावर हो तो 0 आंसर नहीं आता, आंसर आएगा 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। और इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, क्या, इसको ऐसे फील करो यार, ये dx बाई dx लिखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आएगा 1, ठीक है। हाँ लेकिन ये मत लगा देना सर dx स्क्वायर बाई dx लिखा है, आपने बोला था सर एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा dx, ऐसा नहीं कर देना है, ठीक है। ये जस्ट मैं एक फीलिंग के लिए बता रहा हूँ कि कभी अगर दिक्कत हो, सेम नंबर हो तो कट कर सकते हो, स्क्वायर वगैरह हो तो प्रॉपर फॉर्मूले से करेंगे। तो मैं ये 2 चीजें बोलूंगा कि ये 2 आप याद रखो कि सेम नंबर का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है 1, अगर स्क्वायर का करते हैं तो 2x टाइम। तो ये रूल नंबर था 2। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, क्या, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, डन, बट कुछ इस तरीके से सम k इंटू x टू द पावर n, ये है। तो याद रखना है वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो बेटा 0 मत मार देना कि सर कांस्टेंट का तो 0 आता है, व्हेन कांस्टेंट इज विद x देन वी डू नॉट डिस्टर्ब इट। तो मतलब अगर x के साथ लिखा हुआ है k, तो k को वैसे ही लिखा रहने देंगे और x के पावर n को सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, when the constant is with the x, when constant is with any function of x, with any function of x, मतलब जरूरी नहीं है x का पावर कुछ भी हो, any function of x, then it remains same, it remains same। तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी इसको छोटा सा एक एग्जांपल देख के थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि यार आज हमने जो भी चीजें डिस्कस की, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखें, क्या, सपोज डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका, 3x पावर 4 का करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 विल रिमेन एज इट इज बिकॉज इट इज विद x, और x टू द पावर 4 का होगा 4 इंटू x, और पावर एक कम करेंगे क्यूब, सो आंसर विल बी ओवर 12x क्यूब। क्लियर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सारी चीजें। अगर एक और एग्जांपल दे देते हैं, लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ 8x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 8 विल रिमेन एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, जस्ट अभी ऊपर बताया है, तो ये क्या हो जाएगा 16x। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट था जो हमने डिफरेंशिएशन के भी बेसिक रूल्स देखे हैं। तो ये जो हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं हम, बेसिक रूल्स देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें बहुत डिटेल पे बात करेंगे। तो ये हमारे मैथ का मतलब फिजिक्स में जो मैथ यूज होती है वो काफ़ी यूज होती है इस डिफरेंशिएशन को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन सब लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बाकी प्रीवियस भी सीखेंगे क्योंकि टेस्ट में भी मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, पर डिफरेंशिएशन स्पेशली थोड़ा अच्छे से देखेंगे। चले तो यार आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकता है। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Have a बाय nice बाय day. बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. ओके वेलकम वेलकम, बाय बाय एवरीवन।